बिहार में राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी दवा की जबरदस्त किल्लत है। 2 दिनों पहले ना तो एम्स पटना और ना ही IJIMS को इस इंजेक्शन की एक भी वायल मिल पाई, जबकि सिर्फ इन दोनों अस्पतालों की बात करें तो जरूरत 500 वायल की है। इन दोनों अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। शनिवार को भी इन दोनों अस्पतालों को सिर्फ 200 डोज वायल की आपूर्ति की गई थी। पिछले 3 दिनों से आपके पास ब्लैक फंगस की जो सबसे नेसेसरी मेडिसिन है वो आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है। हमारे यहाँ सरकार से मेडिसिन हम लोग को मिलता था हमेशा 400 लगभग 400-500 वायल लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी मिलता था, लेकिन परसों हम लोग को 200 वायल मिला और कल मिला ही नहीं। तो थोड़ी परेशानी तो हुई, मरीजों को हम लोग को भी परेशानी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगभग 117 मरीज हैं म्यूकोरमाइकोसिस के और उनको ट्रीटमेंट कल डिस्टर्ब हो गया उनका। तो कितना आपको वायल चाहिए 117 पेशेंट्स के लिए? लगभग 550 वायल पर डे हम लोग को चाहिए, क्योंकि कुछ मरीज मिनिमम जो डोज है वो पर पेशेंट 5 वायल लगता है, किसी को 6 भी है, किसी को 7 भी है। तो उस हिसाब से लगभग 550-600 वायल पर डे हम लोग को चाहिए, क्योंकि मरीज रोज आ ही रहे हमारे यहाँ, रोज नए मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। तो दवा नहीं रहने के कारण उसका इम्पैक्ट क्या है? ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। पेशेंट को जो इफेक्ट आना चाहिए ड्रग का, अगर बीच में ही रोक देंगे तो जो इफेक्ट है वो कम जाएगा। एक से दूसरे डोज में 24 घंटा से 36 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो ये डिस्टर्ब हो गया ट्रीटमेंट ना, और मरीजों को परेशानी हो रही है। उधर गर्मी और उमस बढ़ने के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के मामले आने लगे हैं। हाल ही में इस बीमारी से 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। इस साल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के 26 मामले आए हैं, जिनमें से 5 की मौत हो गई है। चमकी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार है जो छोटे बच्चों में होता है। और उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मरीज मिले हैं, उन जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन्हीं जिलों में वाराणसी भी एक है, जहां कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन यहां के दुकानदारों को 15 दिनों में टीका लगवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दुकान बंद रखने की सलाह दी जाएगी। बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों, तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे,
तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है, लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है, और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। योग गुरु रामदेव एलोपैथ पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं। एलोपैथ पर दिया गया योग गुरु रामदेव का बयान उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कल हरियाणा के भिवानी में रामदेव का उस वक्त जबरदस्त विरोध हुआ जब वो वहां पहुंचे। रामदेव को आईएमए, किसानों और कई संगठनों ने काले झंडे दिखाए। विरोध को देखते हुए बाबा रामदेव अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पूनिया ने कहा कि रामदेव के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। साथ ही आईएमए ने बाबा रामदेव को ये चेतावनी भी दी कि वो जब भी हरियाणा आएंगे उनका विरोध होगा। और बस्तर फिर उबल रहा है। सुकमा जिले के सिलेगर गांव में जहां लगभग महीने भर से हजारों ग्रामीण आंदोलनरत हैं और विरोध कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दिए बिना उनके जमीन पर राज्य सरकार ने सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए हैं। उन्हें पीछे धकेलने के लिए गोलियां चली, जिसमें कथित तौर पर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं काकेर में भी पुलिस पर नक्सली के नाम पर जबरन नाबालिग को सरेंडर कराने के आरोप लगे हैं। सुकमा के सिलगेर में 17 मई को एक कैंप के विरोध में उतरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई और लगभग 18 लोग घायल हो गए। मेरा भैया खत्म हो गया, वर्षा बीमा है सर। आपके भैया खत्म हो गए? जी। तो अंदर मीटिंग में क्या हुआ, क्या बोले साहब लोग? वहाँ पे बताया कि जेल में रहने वालों को छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ पे रहने वाला जनता इधर अपना अपना घर वापस जाने के लिए बताए सर। अच्छा। और 3 लोगों का जिम्मेदार भी ले लिए सर। 3 हफ्ते हो गए, बारिश आंधी में ये आदिवासी यहीं डटे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की तरह टेंट नहीं है, लेकिन कटीली बाढ़ के पीछे प्लास्टिक की पन्नी थामे ये भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों का कैंप तैयार है, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। 100 मीटर पर नुकीली बाढ़ के पीछे। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण खड़े हैं। हाथ में थमे बैनर में गोंडी में लिखा है सिलगेर सीआरपीएफ कैंप तुन वापस ओयना मैदे धरना प्रदर्शन। इसका मतलब है सीआरपीएफ कैंप हटाने के लिए धरना प्रदर्शन। हम लोग वही कैंप हटाने का है, विरोध है, वही है। क्यों विरोध कर रहे हो दादा कैंप? क्यों विरोध कर रहे बोलने से, कैंप अगर वहाँ पर तर्रे कैंप रहा और वहाँ से यहाँ लाए, वहाँ रहते रहते क्या होता है, जंगल झाड़ी जाना है, आदमी को पकड़ना मारना है। ये जो कैंप बनाते हैं तो इसी का आधार से बना रहे हैं रोड का अनुसार। और अभी रोड बनाए पहले कैंप आया, तो इसलिए हम लोग को कैंप नहीं चाहिए, रोड हम बनाएंगे। रोड हम बनाएंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य के लिए हम जितना हो सके उतना बड़ा रोड बना के हम जो भी है हम करेंगे। ये सब नहीं चाहिए ना। जिस गांव में कैंप का विरोध है वहां आजादी के 73 साल बाद भी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। 1200 की आबादी है, जिसमें गोंड मुरिया प्रमुख हैं। वनोपज से जीवन चलाते हैं। जिस सड़क को बनाने के लिए सिलगेर में कैंप स्थापित किया जा रहा है वो जगरगुंडा को बीजापुर के आवापल्ली से जोड़ती है। सलवा जुलूम से पहले सब ठीक था, लेकिन फिर सब ठहर गया। वैसे भीड़ में कुछ आवाजें अलग भी हैं। सरसिला 12वीं में है, बायोलॉजी पढ़ती हैं, विरोध में आई हैं, लेकिन असमंजस में है। कोरोना का भी डर है। यहाँ तो सुविधा कुछ नहीं है सर, पूरा फैल जाएगा, फिर बीमार होकर फिर जी बहुत दिक्कत होगा सर। हम लोग को क्योंकि हॉस्पिटल चाहिए सर हमारे गांव में। अच्छा, हॉस्पिटल चाहिए, हम लोग को नर्स डॉक्टर बनना चाहिए सर हम लोग को। क्या बात है, क्या बात, मतलब बदल रहा है तिम्मापुर है तो बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा सर। हम लोग को स्कूल और हॉस्पिटल हम लोग को जरूरी सर चाहिए हम लोग को।
स्कूल, हॉस्पिटल, जी आंगनबाड़ी जी और राशन दुकान जी जी हम लोग को, और बोरिंग चाहिए हम लोग को। हालांकि पुलिस ने कहा भीड़ में जनमिलिशिया सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने जवानों से हथियार और वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की। 19 जवान घायल हुए। लेकिन प्रशासन की मंशा पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि सोनी सोरी, बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बार बार रोका गया। सिलगेर पहुंचने में उन्हें हफ्तों लग गए। अब वो चाहते हैं ऐसे कैंप लगने से पहले बातचीत हो। फिर इसी तरह का आंदोलन लंबे समय तक लड़ना पड़ता है। इससे बेहतर है कमेटी बनेगी, तो अगर उस कमेटी को बिना बताए, बिना कुछ करे कैंप लगाती है, तो फिर उसके बाद फिर लड़ाई तो होगी। पहली बार जब 19 तारीख को शाम को चेरामंगी में सीआरपीएफ कैंप में रोका गया, तो उनको ये कहा गया कि सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने उनको कहा था कि बेला भाटिया को आगे ले जाने नहीं देना है और उनको एसपी का परमिशन लेकर ही वो आगे जा सकती है। और दूसरी बार जब कल हम लोग फिर से चेरपाल के रास्ते से जा रहे थे, तो चेरपाल सीआरपीएफ कैंप में भी हमको रोका गया। वहाँ भी हमको 3 घंटे हम लोग बैठे वहाँ, और उसमें हमको ये कहा गया कि अभी बस डीएम अभी आ ही रहे हैं और वो आपको लिखित देंगे। ये टीआई साहब ही बोले थे, और बोले थे बस 10 मिनट में हो जाएगा, और उसके 10 मिनट के 3 घंटे हो गए थे। तो ये स्थिति थी हमारी। नाराजगी एक बात से नहीं है। अब कांकेर से समझिए बस्तर क्यों उबल रहा है। 11 मई को कांकेर के आलंदड़ की रहने वाली लक्ष्मी पद्दा को पुलिस और बीएसएफ ने मेडकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड का इनामी माओवादी बताया। बयान जारी कर दावा किया कि नक्सली अर्जुन तांती और लक्ष्मी पद्दा पति पत्नी हैं, जंगल से भागकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा विगत कई वर्षों से प्रतापपुर एरिया कमेटी का मेडकी एलोस का सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। अचानक 2-3 दिन से उनका तबियत खराब होने के कारण से पुलिस से संपर्क करने की जानकारी पाया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन लक्ष्मी पद्दा के परिजनों का कहना है वो अभी नाबालिग है, उसकी शादी नहीं हुई। बाकायदा आधार कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं वो तेंदू पत्ता तोड़ने मामा के घर गई थी। सरपंच, गांव वाले सब तस्दीक कर रहे हैं। उसका खुद भैया बिना जाने कैसे वो शादी करता है किला, और घर से कब एक दिन भी अलग नहीं रहती थी। उसी दिन मामा का घर में मात्रा भेजे थे। वो तो बच्ची है, लड़की है। कितने साल की थी? वो करीब 16 साल की लड़की है सर। नाबालिग है? नाबालिग है। झूठ बोल रही है, नक्सलवादी है बोल के। वो तो गांव की ही है। वो उसका आधार कार्ड सब कुछ बना है, और फिर जो है वो घर में ही रहती थी। घर में रहकर वो अपना गांव में हमारे गोटुल परंपरा चलता है, उसमें नाच गाना करती थी। बहरहाल सिलगेर पर सरकार का बयान नहीं आया। एक टीम जरूर बनाई गई है जो ग्रामीणों से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य जुटाएगी। बस्तर में एक विरोधाभास है। आप जिसकी बात सुनते हैं लगता है वही सही है। नक्सलियों के अपने तर्क हैं, सुरक्षा बलों के अपने और आदिवासियों के अपने। सब कहते हैं हिंसा हल नहीं, बावजूद इसके बस्तर में हर वक्त बारूद की बू आती रहती है। सिलगेर का अपना सच है, कांकेर का अपना। और यही सच है कि ये विरोधाभास भरोसा जमने नहीं देता। और ये भी सच है कि लगभग 2.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भरोसा जमने के लिए कोई ठोस प्रयास या काम भी नहीं किया। कांकेर से गौरव और जगदलपुर से रानू के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया,